डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का मैं भारत के भौगोलिक प्रदेश या भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जान सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जान ले, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, काफी दूरी तक इसका फैलाव है। इस कारण इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी काफी लंबा चौड़ा है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यह विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ 8 अंश 4 मिनट से लेकर के और उत्तर हिमालय की तरफ 37 अंश 6 मिनट तक है। और इसका देशांतरी जो विस्तार है, क्योंकि यह पूर्वी देशांतर में है, जो देशांतर हमारा काउंट होता है, गिनती देशांतर की जाती है, वह लंदन के जो ग्रीनविच लाइन है वहां से की जाती है। इसलिए उसके पूरब में भारत की स्थिति होने के कारण यह 37 अंश 6 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर में, सॉरी, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में लेकर के जम्मू एंड कश्मीर है। यह इसका अक्षांशीय विस्तार है। और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो ब्लू लाइन में डॉट डॉट दिखा रहा है, यह इसका आंतरिक विस्तार है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और अहम मोटी मोटी बातें कही गई है। कर्क रेखा को दर्शाता है, जो भारत ऑरेंज लाइन में पश्चिम से पूरब की तरफ गया है। और इसके साथ साथ हमारा जो मिड टाइम लाइन है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास है, इसकी भी एक लाइनिंग को दर्शाया गया है। हैं किलोमीटर है पूरब पश्चिम लंबाई, तो 33 किलोमीटर की लंबाई। इसका जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय यानी जो समुद्र तटवर्ती सीमा है, वह लगभग 15,200 मीटर है, जिसमें समुद्री जो मेन सीमा है वो 6,100 किलोमीटर की लगभग है। इस सीमा को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो 7,117 किलोमीटर हो जाएगी। यानी समुद्र हमारे जो जो समुद्रों में स्थित है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, इसका जो अगर हम तटवर्ती किनारे को लंबाई में काउंट करें और भारत की जो मुख्य भूमि का समुद्र तटवर्ती किनारा है, इसको जब हम जोड़ लेते हैं तो 7,517 किलोमीटर टोटल लंबाई हो जाती है। और जो स्थलीय सीमा भारत की है, जो पाकिस्तान से लेकर के पाकिस्तान होते हुए उत्तर में अफगानिस्तान, चीन और नेपाल और भूटान, इधर म्यांमार और बांग्लादेश को जोड़ेंगे तो वो उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर की होती है। अब हम बात करें भारत की जो उच्चावच विविधता, उच्चावच मीन्स होता है ऊंचाई निचाई, भारत का जो धरातलीय बनावट है उसके बारे में बात करें तो इस जो चूंकि भारत विशाल देश है, विविध जलवायु वाला, सभी प्रकार की यहाँ मिट्टियां पाई जाती है। इस कारण से इसके बनावट में काफी भिन्नता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं तो कहीं पठारों का विस्तार है। और उसी तरह दक्षिण में समुद्र का साम्राज्य है, यानी समुद्र तटवर्ती किनारा भी भारत के पास है। और साथ ही साथ एक उत्तर में पानी है, कहीं जलोढ़ है, मिट्टी वाला है, तो कहीं खादर है, कहीं बांगर है। तो इसका जो हम मैदानी इलाका देखें तो मैदानी इलाके को जो 300 मीटर ऊंचाई से नीचे है लगभग, उसको मैदान भारत में लगभग संपूर्ण भाग का 43%। इसके साथ साथ जो भारत का पठारी प्रदेश है, यह भी काफी ज्यादा मात्रा में है, लगभग बराबर में है। और जो पठारी भाग होता है वो 300 मीटर से को माना जाता है। और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वह इसका अधिकतम ऊंचाई हमारा एवरेस्ट पर्वत का है, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई तक है, वहां तक ये पर्वतीय क्षेत्र है।
अब हम बात करते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश या भारत के भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश, इसको मुख्यतः 4 भागों में हम लोग बाँट के अध्ययन कर सकते हैं। एक है भारत का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है भारत का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार और चौथा है समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र या समुद्र तटवर्ती मैदान या उसके साथ-साथ द्वीपीय प्रदेश। अब हम इस मानचित्र के द्वारा इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो इस मानचित्र में आप देखेंगे भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश है, प्राकृतिक विभाग है, उसको कई भागों में बाँटा गया है। उत्तर का विशाल मैदान है, जो गाढ़े लाइन में, खड़ी लाइन में दिखाया गया है। उसके साथ-साथ उसके तुरंत जस्ट नीचे दक्षिण में देखेंगे तो ये जो पैरेलल लाइन है, यह मैदानी क्षेत्र है, यानी यह गंगा, जमुना, सिंध सिंधु के एवं सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान है। इसमें काफ़ी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसके दक्षिण में अगर हम देखेंगे त्रिभुजाकार एक है। इसको हम पठारी प्रदेश भी कह सकते हैं। यह पठारी प्रदेश है, इसमें कई प्रकार के कई तरह के पठार हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ-साथ समुद्र तटवर्तीय या द्वीपीय प्रदेश इसमें दर्शाया गया है। हम देखेंगे भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भागों में स्थित है। इसमें भी कई प्रकार पर्वतों की कई श्रृंखलाएँ पाई गई है, कई चोटियाँ पाई गई है। सबसे उत्तर में हम देखेंगे तो एक महान हिमालय है और महान हिमालय इसके उत्तर में और पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणी पाई जाती है। काराकोरम भी एक काफ़ी ऊँची पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ये काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊँची चोटी जिसको केटू कहते हैं, ये पाई जाती है और काराकोरम के तुरंत दक्षिण में लद्दाख श्रेणी पाई जाती है। अब हम बात हाँ, अब हम पर्वतों का जो ये बनावट है, इसको इस मानचित्र में देख सकते हैं। सबसे ऊपर में देखेंगे पामीर की ग्रंथ, पामीर की गाँठ पाई जाती है, जिसको विश्व का छत कहा जाता है। उसके तुरंत बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद लद्दाख श्रृंखला है, फिर दक्षिण में जाते जाएँ तो जासकर श्रेणी है, फिर महान हिमालय है। महान हिमालय के उत्तर और पश्चिम किनारे पे जासकर श्रेणी है। उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और सबसे अंतिम रूप में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। इस मानचित्र में आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि नदियों का जाल और पर्वतों का बिखराव किस तरह से है, इसके बारे में आप लोग अध्ययन डीप कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे जो हमने बात किया महान हिमालय के बारे में, तो इसमें बात कर लें, इसके दक्षिण में हिमालय की जो मुख्य श्रृंखला पाई जाती है, यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हाँ, इसकी लंबाई जो है, पूरब-पश्चिम में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में है और इसकी चौड़ाई सॉरी, इसकी चौड़ाई पश्चिम में 450 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण में यह जाकर के पतला हो गया है 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की चौड़ाई में रह गया है। लेकिन दक्षिण में पर्वतों की जो ऊँचाई है काफ़ी अधिक है और पूरब में कम है। संसार की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसके साथ-साथ संसार की 8 बड़ी चोटियाँ जो हैं, वो हमारे इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में यानी हिमालय पर्वत में ही पाई जाती है। इसके दक्षिण में हम देखेंगे तो मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय महान हिमालय से थोड़ा-सा नीचा है, लेकिन यह महान हिमालय के पैरेलल समानांतर इसका पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तार पाया जाता है। इस पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिम्बा, मसूरी, महाभारत, डोकला, ब्लैक माउंटेन, डफला-बुम आदि पर्वत कुछ खास पर्वतों के नाम हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे हम मसूरी की बात करें, तो शिमला और मसूरी उत्तराखंड में है। नागटिम्बा की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। धौलाधार पर्वत अ हिमाचल और
और हिमाचल और उत्तराखंड में है। पीर पंजाल कश्मीर में है। पीर पंजाल में ही कश्मीर घाटी पाई जाती है। पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी पाई जाती है। जपला बुम अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, आदि आदि। जो और इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर से ऊपर मानी गई है। जो 3000 मीटर से ऊंचाई इसकी अधिक होती है, उसको पर्वत माना गया है। इसमें कुछ उपजाऊ भूमि भी पाई जाती है। जहाँ कहीं कहीं जम्मू कश्मीर में इसको करेवा कहते हैं, और कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी आदि, ये इनके कुछ उपजाऊ मैदान। सबसे दक्षिण में पर्वत जो सबसे दक्षिण श्रृंखला है, जो इसके 3 श्रृंखला हमने बात की है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रृंखला काफी विखंडित पर्वत श्रृंखला है। यह नवीन पर्वत है। इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है और लगातार अभी इसका निर्माण हो रहा है। इसमें भी कुछ चौरस मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम पश्चिम की तरफ दून और पूरब की तरफ अगर बढ़ते जाएं तो द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून, हरिद्वार आदि आदि। अब इसका जो पर्वतीय भाग का जनजीवन है, कृषि है, उद्योग है, नगर है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ जमीन काफी ऊबड़-खाबड़ होगी, पहाड़ी इलाका होगे, वनस्पतियों का विकास होगा और काफी चोटियों पे वनस्पतियों का अभाव भी होगा, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ते हैं। तो वहाँ काफी मैदानी क्षेत्र का विकास नहीं रहता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। वहाँ के लोग, वहाँ कम से कम लोग पाए जाते हैं जो घाटियों में होते हैं, फलों की खेती करेंगे, पशुपालक होंगे और कुछ सीढ़ीदार खेती करके अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने बात किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल उगाए जाते हैं, जिसमें नाशपाती, खुबानी, बादाम, आम, चेरी, नींबू आदि आदि पैदा किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो करेवा पाए जाते हैं, मैदान होते हैं एक तरह के, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा के जमाव से ऊंचे टीले नुमा पठार होते हैं, सॉरी पठार नहीं, मैदान होते हैं, उसमें उसे करेवा कहते हैं। वहाँ केसर की खेती की जाती है। उद्योग के मामले में काफी ये पिछड़े क्षेत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैदानी इलाका होते हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो है, आधारभूत संरचना है, वहाँ उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं। लेकिन पर्यटन और हथकरघा उद्योग यहाँ काफी फल फूल सकता है। इसके जो प्रमुख नगर हैं, शिमला है, देहरादून, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गंगटोक, सिक्किम, मणिपुर आदि आदि, ये प्रमुख नगर। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का विशाल मैदान। यह मैदान भी कई नदियों और नदी तंत्रों द्वारा ला करके बनाया गया। जैसे हम भारत के सबसे पश्चिम भाग में देखें तो यह पश्चिमी जो भारत का मैदान है, वह सिंधु नदी जल तंत्र द्वारा लाया गया एक जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसका अधिकांश भाग पंजाब से लेकर के पाकिस्तान में है। लेकिन हरियाणा के पूर्वी किनारे पे देखें तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है यह 24 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। हम इस मानचित्र के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। इसमें गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट प्लेन और डेजर्ट, सेमी अराइड और आदि आदि के बारे में, ये सारा का सारा जो हरा और पीला और इस कलर में दिखा रहा है, ये सारे सभी मैदान ही है। लेकिन जो डेजर्ट वाला है वो भी मैदान ही, लेकिन वहाँ बारिश न होने के कारण बार बार बालू का जमा होता रहता है, जिससे वहाँ रेगिस्तान का निर्माण हो गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो गंगेटिक मैदान है, गंगा का मैदान, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का मैदान है। इसमें पंजाब पंजाब तो सिंधु नदी तंत्र का मैदानी क्षेत्र है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में ये सब मैदान क्षेत्र फैले हुए हैं। लेकिन असम वाला जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाया गया मैदानी क्षेत्र है। इन मैदानी क्षेत्रों में दो खादर बांगर, भाबर, खादर, बांगर, ये 3 शब्द है। कभी-कभी पूछा जाता है, जो भाबर होता है, वह जब नदियाँ हिमालय से या पर्वतीय क्षेत्रों से तुरंत मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं, तो अपने साथ बड़े-बड़े बोल्डर लाती हैं, पत्थर लाती हैं और उन पत्थरों को
ढाल चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है, तो वहाँ से ये लुढ़का करके लाती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में सपाट बहना पड़ता है, इसलिए इन पत्थरों को ढोना उनके लिए आसान नहीं रह जाता, तो वहीं वह जमाव कर देती है। और वहाँ उसके नीचे पत्थरों के बीच-बीच से होकर के बहती है, तो नदियाँ वहाँ कम दिखाई देती हैं, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, उसे हम भांबर कहते हैं। खादर जहाँ तक जो मैदानी क्षेत्रों में खादर पाए जाते हैं, यानी नदियाँ जहाँ तक फैलती हैं बारिश के समय में, जहाँ तक बाढ़ आती है, उसको खादर कहते हैं। और जो कभी प्राचीन खादर रह करके अब वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे हम बांगर कहते हैं। तो इस तरह से हम मैदानी क्षेत्रों का जो विकास है उसको जान पाएँ। ये मैदानी क्षेत्र हमने बात कर लिया है कि 3 भागों में बँटा है। पहला है सिंधु नदी तट वाला विशाल मैदान जो पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान वाले एरिया में है। दूसरा है अ, गंगा यमुना तट वाला जिसको हम जो बिहार तक फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि आदि फैला हुआ है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान जो आसाम में फैला हुआ है, आसाम और बांग्लादेश में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी इसका निर्माण है। इसमें यमुना, सोन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, घाघरा आदि नदियों के द्वारा अब जमाव पाया गया है। अब हम देख लें मैदानी क्षेत्रों में जनजीवन, कृषि, उद्योग, नगर क्या-क्या है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ काफ़ी सघन लोग पाए जाते हैं। यहाँ मानव का जमाव काफ़ी सघन है, आवागमन के साधन हैं, सड़कों का निर्माण है, रेलवे लाइन का आसानी से निर्माण किया जा सकता है, कृषि योग्य भूमि है, जलवायु सुखद है, 3 ऋतुएँ गर्मी, बरसात और जाड़े का मौसम होता है। इसलिए यहाँ जो रहन-सहन है काफ़ी उत्तम किस्म का है, इसके कारण यहाँ लोग काफ़ी भारी मात्रा में रहते हैं। और इनका मुख्य काम कृषि कार्य है। यहाँ मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि कार्य करते हैं जिसमें मोटे अनाज, चावल, गेहूँ, धान, आटा, तिलहन, गन्ना, कपास, गन्ना आदि सारे प्रकार के जो कृषि उपज होते हैं, यहाँ उपजाई जा सकती है। इसके साथ-साथ उसी से संबंधित यहाँ उद्योगों का भी निर्माण हुआ है, जैसे चीनी उद्योग, जूट उद्योग, उर्वरक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और जो बड़े-बड़े शहर इसमें बसाए गए हैं, उसमें कुछ इंजीनियरिंग के सामान जैसे एल्यूमीनियम उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दिया सलाई, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, काँच उद्योग, फर्नीचर, हथकरघा आदि भी उद्योग यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बाज़ार काफ़ी लंबा है, लोग काफ़ी हैं यहाँ, उनका डिमांड बराबर बना रहता है, माँग हमेशा रहता है, इस कारण इन उद्योगों का विकास यहाँ हो पाया है। मैदानी क्षेत्रों में नगरें का विकास काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है और कुछ नगर काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। अमूमन भारत में सभी नगरों का विकास तेज़ी से हो रहा है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, कानपुर, पटना, कोलकाता आदि मैदानी इलाकों के नगर हैं। इसके साथ भी बहुत सारे छोटे नगरों का विकास यहाँ हो रहा है। अब हम बात कर लें, भारत का जो दक्षिण त्रिभुजाकार आकार है, पठार के बारे में, पठारी प्रदेश। भारत में अ, पठारी प्रदेश लगभग 29% तक पाया जाता है, यानी दूसरे नंबर का भूभाग है और यह पठारी प्रदेश सबसे प्राचीन क्षेत्र है। भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है, सबसे प्राचीन क्षेत्र है और इन्हीं पठारी भागों में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जो पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यानी खनिज के मामले में ये पठारी प्रदेश काफ़ी धनी है और इसका जो क्षेत्रफल हम देखा जाए तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है और इसमें कुछ नदियाँ भी बहती हैं, जो इसको काट करके अलग-अलग भागों में बाँट दी है। जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी दक्कन का पठार को, मालवा के पठार को अलग कर देती है। तो इस तरह से यह पठारी प्रदेश काफ़ी विकसित क्षेत्रों में फैला हुआ है। हाँ, इस मानचित्र में हम देख लें, ये भारी भाग है, लेकिन इसको अलग-अलग भागों में भी बाँटा गया है, जैसे बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बुंदेलखंड में बारिश कम होती है। फिर मालवा का पठार है। मालवा के पठार में भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसमें
कुछ काली मिट्टी का भी प्रभाव पाया जाता है। जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार पूर्णतः काली मिट्टी से बना है। कपास की खेती यहाँ काफ़ी मात्रा में उपजाई जाती है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक का कुछ भागों में विकसित है। उसके बाद एक है कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ये सब एक ही भाग है तेलंगाना का पठार। एक सबसे पूरब में देखें तो शिलांग का पठार है और उसके थोड़ा-सा पश्चिम में जाए तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिजों के मामले में काफ़ी धनी पठार है। संपूर्ण प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं। इसमें लोहा से लेकर के लोहा, कोयला, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम आदि-आदि खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। तो जो हमने बात किया उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि नर्मदा नदी दक्कन के पठार को कई भागों में 2 भागों में बाँट देती है। पूर्वी राजस्थान हमारे जो पठारी प्रदेश है भारत का, वो भी कई कई भागों में बँटा हुआ है। बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जो एकदम पूर्वी भागों में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे जिसको हम शिलांग का पठार कहते हैं, उसे मेघालय का पठार भी कहते हैं, आदि-आदि। और पठारों में ही हमारे खनिज पदार्थ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ दिखाया गया है कि ईंधन जीवाश्म रहित ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। जीवाश्म मीन्स होता है जिसमें जीव जो जो वह चट्टान जो जीवों से बने हों। जैसे कोयला, कोयला क्या है कि वनस्पतियों एवं जीवों का अवशेष है जो काफ़ी दबाव और तापमान के कारण धरातल में दब करके कोयला में परिवर्तित हो गया है। पेट्रोलियम भी जीवाश्म से बना है। और बाकी जो हमारे खनिज तत्व हैं, यह जीवाश्म से रहित। छोटा नागपुर का पठार तथा दक्कन का पठार खनिज संसाधनों के मामले में काफ़ी धनी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी इसमें बताए गए अन्नामुदई है और अगर नीलगिरी चोटी की बात की जाए, तो उसमें दोदा बेटा है, सबसे ऊँची चोटी। हाँ, अब हम बात कर लें दक्षिण बिहार जनजीवन कैसा है, कृषि उद्योग और धंधे कैसे हैं, नगरों का विकास कैसा है। तो सामान्य रूप से हम जान रहे हैं कि जो दक्कन का पठार है उसका स्थिति विस्तार अगर देखें, तो भारत का जो दक्षिणी भाग में जो पश्चिमी किनारा है, जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर के केरल होते हुए कर्नाटक का पश्चिमी किनारा होते हुए बम्बई से होते हुए गुजरात तक गया है, वह वहाँ एक पर्वत श्रृंखला उत्तर दक्षिण में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1200 से 1700 मीटर तक है। तो जो पश्चिम से मानसून उठ करके अरब सागर से मानसून उठ करके आते हैं, तो इस पर्वतों के पश्चिमी ढालों पे तो बारिश कर लेते हैं, लेकिन पूर्वी ढालों पे वृष्टि छाया वाला प्रदेश बनाते हैं, यानी बारिश वहाँ कम हो पाती है। और इस कारण यहाँ बारिश कम होने के कारण उपजाऊ मिट्टी का अभाव है, चूँकि ये पठार है, पठार मीन्स पत्थर से बना हुआ है, प्राचीन पत्थर है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो यहाँ लोगों का जमाव कम है। मनुष्य यानी मानव यहाँ कम पाए जाते हैं। जंगल झाड़ियों का कहीं-कहीं विकास है, जहाँ जैसे जल की प्राप्ति है उसी हिसाब से और कहीं-कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में सागौन, शीशम, महुआ आदि पेड़ों का विकास होता है। काजू की खेती वहाँ की जाती है। बागवानी विभिन्न प्रकार की बागवानी की जाती है आदि और इसके साथ-साथ यहाँ पशुओं का भी पशुपालक लोग भी होते हैं, पशुओं को चराने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि इनका जीवन काफ़ी कठोर जीवन है। हाँ, पर पठारी क्षेत्रों में खनिज की प्राप्ति के कारण कुछ मामलों में अ नगरों का विकास हुआ है। जैसे टाटा जमशेदपुर एक नगर बसाया गया केवल और केवल लौह उद्योग के विकास के लिए ही बसाया गया है, यानी वहाँ लोहा की प्राप्ति हुई और उस नगर को स्वर्णरेखा नदी के किनारे पे
बसा दिया गया और वहाँ एक नगर विकसित हो गया। आज के समय में वह काफ़ी बड़ा नगर है। इसी तरह से वहाँ नगरों का विकास उद्योग क्षेत्रों के पास है या जो कुछ प्राचीन नगर है, नदी तंत्रों के साथ-साथ विकसित हुए हैं, जहाँ नदियाँ पाई जाती हैं, उसके किनारे में विकसित है। जैसे हम नासिक की बात कर रहे हैं, उज्जैन की बात कर रहे हैं, उज्जैन क्षिप्रा नदी पे स्थित है। इसी तरह से हम जबलपुर की बात करें, सतना, कटनी छोटे-छोटे से जो शहर है और दक्षिण भारत में जाएँ, एकदम दक्षिण की तरफ जाएँ तो कटक है, भुवनेश्वर है और कटक भुवनेश्वर महानदी के तट पे स्थित है और दक्षिण में जाएँ तो कावेरी नदी के किनारों पे भी या समुद्र तटवर्ती किनारों पे भी नगरों का विकास पाया गया है। अमूमन जो नगर पाए जाते हैं और ये नदी के किनारे ही पाए जाते हैं जिससे उनको जल की प्राप्ति होती रहे। दक्षिण भारत में जो जो खाद्यान्न उपजाए जाते हैं वो काफ़ी मोटे अनाज होते हैं जिसमें जौ, बाजरा ये कपास, मूँगफली, गन्ना आदि होते हैं, तम्बाकू, रबर भी। बागवानी के मामले में रबर की खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है, बाबा बुदन की पहाड़ियों पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। केरल में मसाले का उत्पादन किया जाता है, गन्ना तमिलनाडु में पैदा किया जाता है, मूँगफली भी तमिलनाडु में पैदा किया जाता है, कपास महाराष्ट्र में पैदा किया जाता है, आदि। इसके साथ साथ हमने बात किया था कि जो पठार होते हैं वो सॉरी खनिजों के मामले में धनी होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ लोहा, कोयला, मैग्नीज़, जस्ता, निकेल, टिन, टंगस्टन आदि विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के खनिजों का जो वहाँ विकास है। तो इस तरह से उद्योग भी वहाँ लगाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग है, चूँकि सीमेंट चूना से प्राप्त किया जाता है, चूना और डोलोमाइट पत्थरों से बनाया जाता है। इसलिए ये चूना पत्थर पठारों में ही पाए जाते हैं, तो वहाँ चूना उद्योग है। दियासलाई उद्योग भी यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ जंगल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लोहा, इस्पात उद्योग, उर्वरक भी वहीं से प्राप्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसमें कैसे-कैसे लोग हैं, वहाँ का जीवन क्या है, संस्कृति क्या है, पहनावा क्या है और उद्योग धंधे क्या है, नगर कैसे, इसके बारे में जानें। समुद्र तटवर्ती की बात अगर हम करें तो जो हमारा इस मानचित्र में देख ले रहे हैं, जो भारत के दक्षिणी भाग में गुजरात से लेकर के गुजरात अगर हम दक्षिणी भाग का पश्चिमी किनारा लें भारत का, तो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे जो मुख्य भूमि के समुद्र तटवर्ती किनारे हैं और इन किनारों का कुछ विशेष नाम भी दिया गया है। अगर भारत के पश्चिमी तटवर्ती किनारा की बात करें तो सबसे उत्तर में काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है, जो गुजरात में फैला हुआ है। काठियावाड़ का मैदान गुजरात में फैला हुआ है। फिर कोंकण तट को हम महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र को कहते हैं। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र को कहते हैं। सबसे दक्षिण में पश्चिमी तट का जो सबसे दक्षिणी है, वह मालाबार तटीय प्रदेश है, जो केरल में फैला हुआ है। केरल और तमिलनाडु का दक्षिणी बिंदु तक फैला हुआ है मालाबार का मैदान। इसी तरह पूर्वी भाग में अगर हम देखें तो जो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ आंशिक भाग है, उससे उत्कल मैदान या उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी सरकार का मैदान तटवर्ती किनारा कहते हैं और जो दक्षिणी भाग है उसका, जो आंध्र प्रदेश में यानी कृष्णा नदी से दक्षिण है, उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये पूछता है कि कोरोमंडल तट किस राज्य में फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्र में है या पश्चिमी भाग में है, आदि-आदि ये सब पूछता है। तो ये है भारत का जो तटीय मैदान, इसके साथ-साथ कुछ समुद्री द्वीप हैं, उसके किनारे पे भी ये समुद्री तटवर्ती मैदान पाए जाते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर लें तो चूँकि
जो भारत का समुद्र तटवर्ती भाग है, वहाँ कई प्रकार की नदियाँ जो मैदानी क्षेत्रों से होकर के या पठारी क्षेत्रों से होकर के समुद्रों में गिरती हैं, तो इन तटवर्ती किनारों पे ज़रूर होकर के गुज़रती हैं। इस कारण कहीं-कहीं मैदानी क्षेत्रों का विकास भी की है। हाँ, एक चीज़ और, ये मैदानी क्षेत्र जो पूर्वी घाट पे है, इसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा है, लगभग 150 किलोमीटर तक है। 150 से कहीं-कहीं 250 किलोमीटर तक के मैदानी क्षेत्र है। लेकिन पश्चिमी घाट के जो मैदान हैं, ये काफ़ी पतले हैं, संकरे हैं, अधिकतम इसकी जो चौड़ाई है 80 किलोमीटर तक की है। लेकिन कहीं-कहीं 30, 35, 40 किलोमीटर तक ही ये पाए जाते हैं। समुद्र तटवर्ती किनारा होने के कारण यहाँ जो जलवायु पाई जाती है, उस पर समुद्रों का प्रभाव रहता है। यानी यहाँ नारियल के पेड़ उग उग सकते हैं, चावल की खेती होगी, गन्ने की खेती होगी, सम जलवायु में ये सब पैदा होते हैं। यहाँ के लोग चावल खाएँगे, मछलियों का व्यापार करेंगे क्योंकि समुद्र से मछलियाँ ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। अच्छे मछुआरे होते हैं, नदियों में व्यापार कर लेते हैं, आदि-आदि। और इन सब का व्यापार इन सब को व्यापार भी विदेशों से कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो पूरे विश्व के अधिकतम व्यापार समुद्र द्वारा होते हैं। तो इनका व्यापार करने में आसानी होती है, समुद्र से मछली पकड़ेंगे और अपने उपभोग के लिए रख करके शेष वहाँ से निर्यात कर देंगे। हाँ, अब हम देखेंगे समुद्र तटवर्ती किनारा है, जितना भी समुद्र के किनारे जो भाप बनती है यानी हवाएँ ऊपर उठती हैं, हवाएँ ऊपर उठ कर के समुद्रों में भी बारिश करती है, साथ में इन समुद्र तटवर्ती किनारों पे भी बारिश करती हैं। बारिश अधिक होने के कारण ये लोग चावल का उत्पादन करते हैं। चावल के खेत में ही ये मछली का पालन कर लेते हैं। वहाँ उसी के बीच-बीच में नारियल के पेड़ लगाए रहते हैं। आदि इस तरह के उद्योग धंधों का कृषि कार्यों का ये लोग विकास करते हैं। समुद्र के किनारे पे कई बड़े शहर भी पाए जाते हैं, जैसे हम दक्षिण में बात करें तो चेन्नई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, गोवा गोवा में मर्मगाँव मुंबई, कोलकाता अ, आदि-आदि ये बड़े-बड़े हमारे शहर हैं और इन शहरों में उद्योगों का भी विकास काफ़ी मात्रा में हुआ है, जिसमें सबसे पहला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दिया सलाई उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि, आदि उद्योग पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम भारते हैं और अ, इन 4 भागों में अध्ययन करते हैं और 4 भागों में भारत का उत्तर का विशाल भारत का उत्तर का मैदानी क्षेत्र, भारत के सबसे सुदूर उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्र, भारत का दक्षिण का पठार और सबसे सुदूर दक्षिण में समुद्र तटवर्ती प्रदेश या द्वीपीय क्षेत्र आते हैं। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसमें विविध संस्कृति के लोग रहते हैं, विविध धर्म के लोग रहते हैं। अनेक तरह से क्रियाकलाप करते हैं, अनेक तरह की जलवायु पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का विकास हुआ है। इस तरह से भारत एक विविधताओं वाला देश है, लेकिन ये पूरे विविधता के साथ-साथ अपने एकता को समेटे हुए है। तो इस प्रकार हमारा क्षेत्र